हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। एज यू नो, मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था आपको कि ईआर रीजन का आपका पता चल गया है कि किस दिन किस किस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और बाकी रीजन्स का भी जल्द ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट बनते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद आपकी क्वेरीज नहीं बचेंगी, फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और पिन कमेंट को जरूर पढ़ लें। इस वीडियो में बाई चांस अगर 1% कुछ मिस हो गया तो वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ मेरा एसएससी सीजीएल 2018 का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम नहीं दिया मैंने कभी भी, मैंने सीजीएल एग्जामिनेशन दिया था। तो सीएचएसएल का और सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग सेम सा ही होता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपकी सारी क्वेरीज लगभग सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो सभी एस्पिरेंट से मेरी एक इम्पोर्टेंट अपील रहेगी, जिन्होंने कोई भी एग्जामिनेशन दिया है एसएससी का और उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो वो कृपया करके एसएससी सीएचएसएल 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं। या आप अगर किसी ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो जो एसएससी सीएचएसएल के इक्विवेलेंट है या उससे बेटर है, तो बस एक टैग के लिए सीएचएसएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं। उससे किसी का कोई भी लाभ नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हम जानबूझ के भी ऐसी गलती कर बैठते हैं कि चलो टीवी में चले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। राइट, कई बार अनजाने में इस चीज़ का ध्यान नहीं जाता हमारा कि चलो एग्जाम क्लियर करा तो डीवी में तो अपीयर हो ही जाते हैं। कई बार घर वाले भी इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि अब यहाँ तक आया है तो डीवी में चला जा, देख ले कौन सी जॉब मिल रही है, बाद में सोच लियो। तो बस यही कहूँगा मैं कि इसे लाइटली ना लें। अगर आपको लगता है कि जो सीएचएसएल के थ्रू आपको जॉब मिलेगी वो ज़रूरी है आपके लिए तो ही जाएं, वरना स्किप करें डीबी को। ठीक है, काफ़ी लोगों को इससे मदद मिलेगी। सीएचएसएल 2018 एस्पिरेंट्स को ने वैसे भी बहुत कुछ झेला है, 3 साल हो गए हैं लगभग रिक्रूटमेंट में और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और अभी भी प्रोसेस लंबा बचा हुआ है। तो बहुत परेशानियां झेल के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। राइट, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पे सीट मिले। तो इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखें। आगे चलता हूँ मैं। एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिस पोस्ट की होती है वो होती है पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट। ठीक है, उसकी कंप्लीट वीडियो चैनल पर डाली गई है कि फाइनल सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर क्या होता है, काम किस तरह का करना पड़ेगा, प्रमोशन किस तरह से होंगे, वो सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी पोस्टल असिस्टेंट थे, 6 साल से काम कर रहे थे, इनका मैंने इंटरव्यू लिया था। ठीक है, अभी सीजीएसटी इंस्पेक्टर पर सिलेक्शन हुआ है इनका। इससे पहले मैं एक पोस्टल इंस्पेक्टर का भी सिलेक्शन ले चुका हूँ जो 2017 से सिलेक्ट हुए थे। तो आपको पता है सीएचएसएल से जाओगे तो पोस्टल असिस्टेंट या sorting असिस्टेंट लगते हो, सीजीएल के थ्रू जाते हो तो पोस्टल इंस्पेक्टर लगते हो, जो कि इसमें 2-3 प्रमोशन के बाद आप बनते हो। तो अगर पोस्टल इंस्पेक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो वो कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो दोनों में ही पोस्टल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर ये दोनों वीडियो देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट, अगर आपको लगता है ये पोस्टल असिस्टेंट या sorting असिस्टेंट की जॉब मिलेगी तो ये दोनों वीडियो जरूर देखें। आई बटन पे दोनों वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। ठीक, अब ईआर रीजन का हमारे पास शेड्यूल है कि कब से कब तक डीवी कराया जाएगा। बाकी रीजन्स का भी कोई अपडेट नहीं आया है। मे बी इन फ्यूचर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ईस्टर्न रीजन में क्या कराए, 4 स्लॉट्स रखे हैं। कुछ लोगों को 9:30 बजे बुलाया सुबह, कुछ को 11:30, कुछ को 1:30 और कुछ को 3:30। बाकी रीजन्स में भी लगभग चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। डेट्स वेरी कर सकती हैं। जो ईस्टर्न रीजन की हमारी डेट्स हैं वो 2 जुलाई से लेके चलने वाला है हमारा 19 जुलाई तक। ठीक है, बाकी एनआर रीजन और अदर रीजन्स का भी नहीं आया तो हो सकता है डीवी हमारा पूरे महीने तक खिंच जाए ये और जुलाई एंड तक खत्म हो। तो जो फाइनल आपकी जो एक्सपेक्टेड है फाइनल रिजल्ट वो अगस्त एंड से पहले उम्मीद कम है। उसके बाद अगर थोड़ा और ज़्यादा खिंच गया बात अलग है, वरना अगस्त एंड तक हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो इस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। जो मेरा सीजीएल 2018 का डीबी हुआ था वो नॉर्दर्न रीजन में हुआ था, तो उसके बेसिस पर कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो नॉर्दर्न रीजन का मुझे ज़्यादा अच्छे से आइडिया है। बाकी एड्रेस वगैरह जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होता है। राइट, तो कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड आता है जिसमें डिटेल मेंशन होती है कि किस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसमें पॉजिटिवली आपको पहुंचना है, उससे 15 या 20 मिनट पहले ही पहुंच जाना। कई बार जल्दी जल्दी डीवी हो रहा होता है तो आपको जल्दी बुला लेते हैं, तो जल्दी काम निपट जाएगा। और सही से अगर काम चल रहा है, डीवी में लाइट वगैरह सही आ रही है, तो एक घंटे के अंदर आप अंदर एंट्री करोगे और वापस भी आ जाओगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी ये रीजन टू रीजन डिपेंड कर सकता है। मेरा तो 45 मिनट में ही निपट गया था सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड वगैरह बैच वगैरह आपको मेंशन कर रखा होगा और डेट दे रखी होगी किस डेट पे आपका डीवी कराया जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा यहाँ पे भी मेंशन होता है एडमिट कार्ड में, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, उसके बाद बारी आती है यहाँ पे, जैसे सीएचएसएल
17 हुआ था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लेके जाना होता है कि आप कौन सी पोस्ट पे काम करना चाहते हो, आपको वहाँ पे प्रायोरिटी डालनी होती है। इस बार का अभी तक तो शायद नहीं आया है, हो सकता है इसमें थोड़े वेरिएशन करें, लेकिन मेन चीज़ वही होती है कि आपको अपना नाम, रोल नंबर डालना होता है। यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट मेंशन है, आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होती है कौन सी पोस्ट को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सारा दिखेगा आपको ये। तो आप क्या करोगे, मान लो आपका जो टॉप प्रायोरिटी है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सबसे पहले आप ये पोस्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप 1 की जगह क्या लिखोगे, L34 लिखोगे। ठीक है, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी। यहाँ पे उतनी ही पोस्ट फिल करना है जिनके लिए आप एलिजिबल हो, जिस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो तो वहाँ पे वो डांटेंगे फिर। ठीक है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ अलग होती है, वो कट ऑफ क्लियर ही नहीं करी तो वो पोस्ट मत फिल करना। ठीक है, जिसके लिए एलिजिबल हो वो पोस्ट फिल आप यहाँ पे करें। और कैसे फिल करनी है इस चीज़ में, ये दो चीज़ें मैटर करेंगी। एक तो लोकेशन, कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जॉब लोकेशन आपको कहाँ पे मिल सकती है, कि उसकी स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और बाकी सारी चीज़ें वो सारी आपको देखनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पोस्ट का ग्रेड पे कितना, उसमें सैलरी कितनी मिलेगी और उसकी वर्क प्रोफाइल कैसी है। तो इन सभी चीज़ों का अच्छे से डिसाइड करके ही आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है। इस फॉर्म के जब भी ऑफिशियल आ जाएंगे तो वही निकालना, ये 17 वाला है, बिल्कुल ऐसा सही होगा लगभग। उसके कम से कम 3 या 4 प्रिंट आउट निकाल के रखना, क्योंकि कई बार हम एक बार फिल कर देते हैं, सेंटर पे जाके भी लोगों से बात करी, उन्हें फिर पता चलता है नहीं यार मैंने गलत भर दिया, फिर दूसरा भरना है। राइट, तो 3 या 4 कॉपी जिसकी अपने पास रखें। ठीक है, हो सकता है सेंटर पे भी आपको चेंज करना पड़ जाए, उस हिसाब से रखो। राइट, इसके प्रिंट आउट निकलवा लेना, जब आएंगे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वैकेंसीज तो आपको पता ही है कि किसकी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल हमारे पास 5918 वैकेंसीज हैं CHSL 2018 में, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट की ही हैं, जिसमें 3954 वैकेंसीज हैं। तो लगभग 66% वैकेंसीज हमारे पास इस पर्टिकुलर पोस्ट की हैं। और इसका ग्रेड पे भी हाईएस्ट है, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इसमें जो सैलरी आपको मिलती है 40 से 45 हज़ार के आसपास पड़ेगी, अगर आप इसमें जाते हो, क्या कहते हैं एक्सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है। राइट, वाई और जेड में थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि HRA वाला कंपोनेंट कम हो जाएगा। और इसमें कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं 2018 वाले में। 2020 वाले में इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं करा है कि एलिजिबल हैं या नहीं है। 2018 वाले में तो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स इन दोनों पोस्ट के लिए सुटेबल हैं। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट में ये जरूर चेक करें कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं हो, पहले तो ये देखो। ठीक है, आप डिफरेंट कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट जिन्हें नहीं पता, एक बार यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो कलर ब्लाइंड लिखोगे तो पता चल जाएगा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, आप खुद को आइडेंटिफाई करो कि हो या नहीं हो। और उसके बाद अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो ध्यान रखना सिर्फ उन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई करना जिसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। एक बार आपने यहाँ पे गलती कर दी तो फाइनल सिलेक्शन में आपका रुक जाएगा। ठीक है, मेडिकल में बाहर हो जाओगे आप। ठीक है, वैकेंसीज वगैरह आप यहाँ से देख लेना। बाकी स्टेट वाइज वैकेंसीज भी आपके पास होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में किसी स्टेट में कितनी वैकेंसी है। जैसे पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट की बात करता हूँ तो इसकी वैकेंसीज तो मैंने स्टेट वाइज आपको पहले भी दिखाई थी, दोबारा इस वीडियो में एक बार अटैच करके दिखा देता हूँ। शायद कोई चेंज नहीं आया होगा, मैंने काफ़ी पहले RTI लगाई थी, हो सकता है विद टाइम थोड़ा चेंज आया हो। अभी फिलहाल मैं दिखा देता हूँ कि जो मेरे पास RTI का रिप्लाई आया था उसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है। तो हमारे पास 2018 की स्टेट वाइज वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट की देख लो, इतनी है 3954। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी इस डिपार्टमेंट में आपको पता है ट्रांसफर्स भी हो जाते हैं, तो अगर आपको दूसरी स्टेट मिली तो भी चांसेस होंगे विद इन 3 ईयर्स आप अपने स्टेट में वापस पोस्ट हो जाओ। बाकी देख सकते हो आप अपने हिसाब से, अगर आपको अपना स्टेट मिल रहा है तो बेस्ट रहेगा, तो आप ये वाली पोस्ट चुन लें। राइट, पढ़ाई के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा इसमें। चलूँ आगे, ये 2018 की फाइनल वैकेंसीज हैं स्टेट वाइज पोस्ट असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट। 2019 का भी है हमारे पास, आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज 3598 थी स्टेट वाइज वैकेंसीज पोस्ट असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट पोस्ट की यहाँ पे हैं। 2020 का RTI लगाया था, उसका रिप्लाई भी आया था। ये टाइम हो गया इन्हें लगाया, 2020 में आया था, 10 तारीख को लगाया था RTI, 10 नवंबर में। तो 3181 वैकेंसी 2020 में सबसे कम अब तक की वैकेंसीज है। तो स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे मैंशन है। तो आप CHSL 2018, 19 या 2020 किसी के भी एस्पिरेंट हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आते हैं। जैसे अगर मैं NR रीजन की बात करूँ, नॉर्दर्न रीजन, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो CGO कॉम्प्लेक्स में ही होता है। उसके लिए अगर आप मेट्रो से जा रहे हो तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे उतरना पड़ेगा आपको। ठीक है, उससे बाय फुट का रास्ता ही है, 100 मीटर की दूरी पे आपको CGO कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। यहाँ से आप एक कट छोड़ा, दूसरे कट पे आपका ये CGO कॉम्प्लेक्स की आपको बिल्डिंग दिख जाएगी, जहाँ पे आप एंट्री करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोगे। कुछ इस तरह का एंट्रेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो ये बैरिकेड्स हैं, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस ID
और एडमिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे तो ब्लॉक नंबर 12 में सीजीएल का डीबी होता सकता है, वहीं पे आपका हो तो वहाँ पे आपको बाहर रोका जाएगा जब तक आपकी बारी नहीं आएगी, और जैसे ही आपके बैच की बारी आएगी तो सारे बैचेस को अंदर भेज दिया जाएगा। सीजीएल का डीबी थर्ड फ्लोर पे हुआ था, इसमें चीज़ें वेरी कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मतलब लगभग आपकी एंट्री होगी और वहाँ पे जिस भी रीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको बता दिया जाएगा। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको फिल करने पड़ेंगे, और वहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल्स मेंशन करनी होगी। तो सिंपल चीज़ें, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। और फिर आपका अलग अलग स्क्रीन पे आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो पोस्ट कोड से डाले जाएंगे। तो वहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा जो आपने पोस्ट कोड डाले क्या डेटा एंट्री ऑपरेटर ने सेम पोस्ट कोड डाले हैं या नहीं डाले, तो वो अच्छे से वेरीफाई कर लेना। और उसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है फाइनली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो समझते हैं। देखो, एक तो हमारे पास क्या होगा जब आप वहाँ पे जाओगे, मैंने कहा कुछ एडिशनल फॉर्म दिए जाएंगे आपको जो आपको फिल वगैरह करने होंगे, तो वो फॉर्म्स फिल करने हैं पूरे अच्छे तरीके से, सिंपल होगा, कोई ज़्यादा है नहीं उसमें मुश्किल। इसके बाद एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो आप ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल के जाओगे, फिल करके जाओगे, वो आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे आपका विद फोटो, ठीक है। आधार कार्ड हो तो सबसे बेस्ट वही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वोटर आईडी या बाकी चीज़ें भी चल जाती हैं, रिकमेंडेड होता है कि आधार कार्ड आपके पास हो, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी तो आपको चाहिए की। 10th क्लास के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट। 12th क्लास की बात करेंगे, या तो 12th क्लास के मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जिससे आपने अप्लाई किया तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया, या फिर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन हो आप, तो उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और आपके पास अगर ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपके पास एनओसी भी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, राइट। किसी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में आप काम कर रहे हो तो एनओसी की जरूरत है। वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहाँ पे वो एनओसी लेंगे ही लेंगे। अगर आपने कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा, उन्हें पता ही नहीं है कि आप ऑलरेडी जॉब में हो, तो एनओसी नहीं भी दोगे तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी रिकमेंडेड ये होता है कि आप एनओसी लेके जाएं। जब डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फ्यूचर में बाद में होगा तो वहाँ पे तो एनओसी की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे बताए इनके कम से कम 2 कॉपीज अपने पास करा के रखना, ठीक है। एक कॉपी तो सेल्फ अटेस्ट करके रख लेना जिसमें आप लिखोगे सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे अपना साइन कर दोगे और डेट डाल दोगे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन की। साथ ही साथ अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, ठीक है। जनरली एक का काम पड़ेगा, अगर मैं कॉपीज फोटो कॉपीज भी 2 बोल रहा हूँ तो जनरली वहाँ पे आपको एक का ही काम करेगा, लेकिन फिर भी मिनिमम 2 होनी चाहिए आपके पास, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा कुछ तो वहाँ से चल जाएगा। तो 2 फोटो कॉपीज सभी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, एडमिट कार्ड की और अपना जो भी है ये सारी चीज़ें, आइडेंटिटी प्रूफ और वो सब, ठीक है। एक तो अटेस्टेड कॉपी रख लेना अपने पास, एक विदाउट अटेस्टेड रख लेना, बाद में जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे साथ के साथ सेल्फ अटेस्ट कर देना, ठीक है। और आपको फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी तो साथ ही साथ अगर बाई चांस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाता उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा घबराने वाला कुछ नहीं होगा। वो आपसे एक अंडरटेकिंग ले लेंगे, मान लो कोई डेट आगे पीछे या आप मार्कशीट अवेलेबल नहीं करा पाए उस टाइम पे, या कई बार होता है कि हमारी उसी दौरान कुछ हो गई या कुछ हो गया, तो आप वहाँ पे अंडरटेकिंग आपसे लेंगे। ऐसा नहीं एकदम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर देंगे कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा, आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। आपको कुछ टाइम भी दिया जाएगा, उस टाइम के दौरान अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट कर देते हो तो आपको ले लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाला कुछ नहीं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो फिर तो आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये छोड़ देना, ये सीजीएल वाला जो पीपीटी थी उसे में थोड़ा चेंज करा था मैंने सीएचएसएल के लिए। बाकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट फॉलो करना है। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी का एसएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिस में ही फॉर्मेट दे रखा था, उसी फॉर्मेट के आपके पास होने चाहिए सर्टिफिकेट्स। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। आपके पास सर्विसिंग डिफेंस पर्सनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप डिस्चार्ज हो चुके हो आर्म्ड फोर्सेस से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो समझो। जो आपके सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो जो लास्ट डेट थी ना फॉर्म फिल करने की सीएचएसएल 2018 के, वो थी हमारे पास 5 अप्रैल 2019। तो इस डेट से पहले का आपके पास क्या होना चाहिए, इस डेट पे आप ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने चाहिए। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट साल भर का होता है, तो लास्ट डेट अगर हमारे पास 5/4/2019 है तो फाइनेंशियली स्टार्ट हो चुका है हमारे पास 2019-2020। तो जो आपसे डॉक्यूमेंट वहां पे मांगेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो मांगा जाएगा वो 2019 और 2020 वाला वैलिड होना चाहिए, वो चलेगा, ठीक है।
तो उस टाइम पे तो लोगों के बनने स्टार्ट हो गए थे, तो मेरे ख्याल से आपने बनवा ही रखा, अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया है। तो वो इनकम कौन सी इनकम के बेसिस पे बनता है, 2019 और 2020 का, 2018 से 2019 की बेसिस की इनकम, जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे पास उसकी जो इनकम होगी। जैसे अगर मैं 2018-2019 लिख रहा हूँ, तो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 की इनकम जो आपने भरी होगी उसके बेसिस पे आपका बना होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कि वैलिड होगा हमारे पास 2019 से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का, वो वाला आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ये होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, तो ओबीसी सर्टिफिकेट मांगता है कि पिछले 3 साल तक का आपका चल जाता है। ठीक है, जहां तक मुझे पता है एसएससी के बारे में, तो 3 साल पुराना तक का ओबीसी सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। तो अगर हमारे पास डेट है 5/4/2019, तो आप कह सकते हो ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका 5/4/2016 के बाद का बना हुआ है तो वो वैलिड होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी में, आपका स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है उसमें वो जो लिस्ट होती है उसमें भी चेक करते हैं कि आपकी कास्ट उसमें आ रही है या नहीं आ रही, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता, कई बार हो सकता है आपने फॉर्म भरते टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से डाल दिया लेकिन आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए किसी कारणवश, ठीक है, या आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाए आप, तो पहले तो वो आपको कुछ टाइम दे देंगे कि इस टाइम के दौरान आप उन्हें सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हो तो प्रोड्यूस कर दो। अगर आप ये कह देते हो कि नहीं मैंने भर दिया था या गलती से भर दिया गया कैटेगरी, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता या फिर मैं सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया जो आपकी टीयर 1 की जो कट ऑफ गई थी वो भी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से क्लियर होनी चाहिए, टीयर 2 की कट ऑफ भी, और जो फाइनल कट ऑफ है वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से क्लियर होगी, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप नहीं दिखा पाए तो एकदम बाहर कर दिया, नहीं, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये डाउट भी क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, और क्या डाउट्स होते हैं कि जब मैंने फॉर्म भरा था तो 12th का जो रोल नंबर डालना था या 10th का जो रोल नंबर डालता था वो गलत डाल दिया, या परसेंटेज जो ग्रेजुएशन में थी, सॉरी परसेंटेज ऑफ 12th कह सकता हूँ मैं, जो भी था हमारे पास उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, जो भी मार्क्स वगैरह डालने थे थोड़े आगे पीछे डाल दिए, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, बस आप पास होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आप पास हो। ठीक है, तो अगर आप पास हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर अगर कहीं मांगा गया 60% तो वो आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, मेन मकसद ये है। तो 1-2% से आपके 84% आए हैं, आपने यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम 86% लिख दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कई बार फॉर्म भरते टाइम मान लो मदर्स नेम फादर्स नेम कुछ स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, जैसे मान लो आपके पिताजी का नाम है राम और आपने लिख दिया राम, डबल ए लगा दिया, तो कोई टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी, एफिडेविट ले जाना वहाँ पे चल जाएगा उससे काम। ओबीसी वैलिडिटी मैंने बता दिया 3 साल, ईडब्ल्यूएस वैलिडिटी 1 साल की होती है, एससी एसटी कैटेगरी कोई वैलिडिटी नहीं होती। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी का पुराना भी 5-6 साल पुराना, 7 साल पुराना, 5 साल पुराना भी सर्टिफिकेट दिखा दोगे, गिवन है वो सेम फॉर्मेट में हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ जो एलिजिबिलिटी होती है से, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, यहाँ पे आ जाते हैं, वो देखी जाएगी 1 अगस्त 2019 से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और आप एलिजिबल हो या नहीं हो, मतलब आपकी 12th यहाँ तक 1 अगस्त 2019 से पहले खत्म हो गई थी या नहीं हुई थी, राइट। तो जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th पास का, वो 1 अगस्त 2019 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, मतलब आपको पास कोई ना कोई ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए जिससे आप दिखा के कह सको कि हाँ 1 अगस्त 2019 से पहले मेरा रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया और मैं पास भी हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो ये डेट 1 अगस्त 2019 है और एज के लिए भी यही डेट देखी जाएगी। बाकी ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आपका नाम सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स का सर्टिफिकेट फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। अब इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा, एक डॉक्यूमेंट ऐसे मिलेगा जिसमें कुछ डिटेल्स आपकी मेंशन रही होंगी, वो आप वहां से चेक कर लेना कि कौन कौन सी लिस्ट है। वो एक फॉर्मेट देते हैं, मतलब एक आपको प्रिंट आउट सही देंगे जिसमें ये चीजें बता रखी होगी कि आपने ये प्रेफरेंस डाली है, आपका नाम ये है, बाकी आपके बारे में सारी डिटेल्स होगी और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपियर हुए और आपने सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर कर लिया।
ठीक है, तो वो एक डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके आना होता है एज अ प्रूफ।